ओके गर्ल्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी 17.1 है. इसमें वो आपको कह रहा है फॉर्मुलेट द नल एंड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, आपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद से फॉर्मुलेट करना है. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज 50 यूनिट पर मंथ. ठीक है, जो एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन है, एवरेज का वर्ड यूज़ हुआ है. ठीक है, तो जो एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो कितनी यूनिट्स पर मंथ है? 50 यूनिट्स पर मंथ है. तो हमारा जो एच नॉट बनेगा वो क्या बनेगा? बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द एवरेज वन, एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन. सो हमारा जो पैरामीटर है दैट इज़ म्यू. एंड वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट जो हमारा हाइपोथेसिस है वो हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बनता है. ठीक है, नॉट फॉर द सैम्पल स्टैटिस्टिक. जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो हमारी एस्टिमेशन है वो हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए होती है, इसी तरीके से जो हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो भी हमेशा पैरामीटर के लिए होती है. तो यहाँ एक्स बार नहीं लिखना कि आप कहें कि एवरेज की बात हो रही है तो एक्स बार. अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, एच नॉट इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 15. No, we are making a statement about the population parameter. So mu is equal to 50 units. ठीक है, so h naught क्या बनेगा? mu is equal to 50 unit. Average domestic consumption of electricity is 50 unit per month. तो उसका alternative h1 क्या बनेगा? That mu is not equal to 50 units. Average domestic consumption of the electricity is not 50 unit per month. Not equal to का मतलब क्या है कि ज़्यादा भी हो सकती है 50, हम क्योंकि h naught में तो हमने कहा ना equal to 50 unit. तो उसका opposite क्या होगा कि 50 से बड़ी भी हो सकती है और 50 से छोटी भी हो सकती है. सो हमने नॉट इक्वल टू का साइन डाल दिया कि म्यू 50 के बराबर नहीं है. ठीक है, नहीं है, 50 के बराबर नहीं है. बड़ा भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू का मतलब बड़ा भी है और छोटा भी है. ठीक है, फिर सेकंड देखें, नो मोर देन 80% पीपल लाइक अ पर्टिकुलर पीटीवी प्रोग्राम. कि 80% से ज़्यादा लोग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पीटीवी प्रोग्राम है उसको पसंद नहीं करते. तो एच नॉट में क्या बनेगा? नॉट मोर देन का क्या मतलब है कि 80% से ज़्यादा नहीं, मीन्स के 80% और लेस. ठीक है, सो पी यहाँ पे आप देखें म्यू नहीं आएगा बिकॉज नॉट अ स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज, इट्स अ स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोर्शन. 80% का क्या मतलब? 100 में से 80 लोग, 100 में से 80 लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर पीटीवी प्रोग्राम को पसंद करते हैं. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन, इट्स अ स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोर्शन. सो आप देखें, आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जिक्र करना है यहाँ पे. आप म्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.80 नहीं लिखेंगे. गॉट माई पॉइंट? तो याद रखें, जब भी परसेंटेज की बात हो रही होती है या प्रोपोर्शंस की बात या रेशियो की बात हो रही तो वो प्रोपोर्शन का सवाल होता है आपका. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉट मोर देन 80% का मतलब 80 से ज़्यादा नहीं. सो मीन्स प्रोपोर्शन इज लेस देन एंड इक्वल टू 0.80. नॉट मोर देन 80% पीपल लाइक अ पर्टिकुलर पीटीवी प्रोग्राम. तो उसका h1 क्या बनेगा? अगर मेरा h नॉट में लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आ रहा है तो h1 में उसका बिल्कुल ऑपोजिट आना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन. यहाँ पे h1 में आप ऐसे नहीं करेंगे कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आप h1 में डाल दें और लेस देन आप 0.80 में डाल दें. अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि H1 के अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं आता, H नॉट में हमेशा आता है. फिर आप देखिए, एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज़ 18 ईयर्स. मैं कह रही हूँ कि एवरेज एज जो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की वो 18 ईयर है, तो एवरेज की बात हो रही है. सो म्यू इज इक्वल टू 18 एंड h1 क्या बनेगा? म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 18 के बराबर नहीं है, 18 ईयर्स नहीं है, बड़ी भी है और ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. फिर नो मोर देन 30% पीपल पे ज़कात. 30% से ज़्यादा लोग नहीं, यानी 30% और 30% से कम लोग जो हैं वो ज़कात पे करते हैं. सो इट्स अगेन अ क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन. एच नॉट जो बनेगा population proportion P, that is less than and equal to 0.30, not more than 30% people pay zakat. तो H1 उसका बिल्कुल ऑपोजिट बनेगा. अगर H नॉट में लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है तो H1 में बनेगा ग्रेटर देन 0.30. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें, ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव दैन ड्रग बी इन क्योरिंग द डिजीज. सो ड्रग ए, देयर इज, हम यहाँ पे जो एच नॉट बनाएंगे, ये जो मोर इफेक्टिव यानी जो ग्रेटर का साइन आ रहा है कि हम कहेंगे कि ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी. सो म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी. तो हम यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ रखेंगे? अपने H1 में रखेंगे. ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी. H नॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ नो, जो है आपका नो इफेक्ट, इज द स्टेटमेंट ऑफ नो इफेक्ट. सो हम यहाँ पे रखेंगे म्यू ए एंड इज इक्वल टू म्यू बी, यानी जो ड्रग ए का इफेक्ट है दैट इज इक्वल टू द ड्रग बी. देयर इज नो डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टू ड्रग्स. ठीक है, सो हम यहाँ पे लेंगे म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी एंड H1 म्यू इज ग्रेटर देन म्यू बी, जो उसने यहाँ पे कहा कि ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी.
ठीक है। सो म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, ग्रेटर का साइन आपका हमेशा जो है वो किस में आएगा, दैट इज कम्स इन H1। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंपल एंड कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस? इफ द हाइपोथेसिस कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रही है, व्हाट इट मीन दैट इट कंप्लीटली स्पेसिफाई द फॉर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज द पैरामीटर्स। यानी अगर वो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रहा है, कंप्लीटली स्पेसिफाई कब होगा, जब उसके पैरामीटर्स आपको कंप्लीटली स्पेसिफाई हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल हाइपोथेसिस। बट इफ द हाइपोथेसिस डज नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहा, उसके पैरामीटर्स हमें कंप्लीटली पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं हो रहे, तो वो कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस है। सपोज दैट द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में भी पता चल गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की एज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका मीन म्यू है और उसका वेरिएंस 25 है, ठीक है, उसका मीन म्यू और उसका वेरिएंस 25। तो वेरिएंस के बारे में तो मुझे पता चल गया, हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक म्यू और एक वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस उसने मुझे स्पेसिफाई कर दिया। म्यू के बारे में अगर मेरे पास स्टेटमेंट जो है वो H0 म्यू इज इक्वल टू 16 है, तो मेरा ये सिंपल हाइपोथेसिस है क्योंकि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई होगी है, मुझे म्यू की वैल्यू 16 और वेरिएंस की वैल्यू 25 स्पेसिफाई कर दी है मैंने, और मुझे इसकी शेप के बारे में पता चल गया कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है because it completely specify the distribution. I can make a distribution with mu is equal to 16 and variance 25, ठीक है, मैं बना सकती हूँ एक normal distribution. But on the other hand, if your H1 is less than 16 और H1 is greater than 16, लेकिन अगर आपका H1 less than 16 है या greater than 16 है, that it is a composite hypothesis because it does not completely specify the distribution, ठीक है, क्योंकि H1 में क्या आ रहा है, less than 16 means कोई भी 16 से less की वैल्यू 15 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, मैं कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाऊंगी, 15, 14, 13, 12 कुछ भी हो सकती है, एंड ग्रेटर देन 16 भी 17, 18, 19 कुछ भी बन सकती है। सो ये जो इट्स अ कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस, ठीक है, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रहा। सो इन अदर वर्ड, अगर आपका लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन आता है, ठीक है, सो वो एक कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस है, और अगर आपका इक्वलिटी का साइन आता है तो वो आपका जो कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रहा है आपका, तो वो हम कहेंगे कि दैट इज योर सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। सो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है कि व्हेन एवर वी रिजेक्ट और एक्सेप्ट द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनकरेक्ट डिसीजन। जब भी हम स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है हाइपोथेसिस है आपके पास और सैम्पल डेटा पे आप उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, सो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो इनकरेक्ट डिसीजन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम सैम्पल डेटा के ऊपर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो सैम्पल डेटा आपको एक फॉल्स डिसीजन की तरफ भी लेके जा सकता है। इफ़ वी ईदर एक्सेप्ट अ ट्रू हाइपोथेसिस और रिजेक्ट अ फॉल्स हाइपोथेसिस, अगर हम ट्रू हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फॉल्स हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, सो वी हैव मेड द करेक्ट डिसीजन, हमने करेक्ट डिसीजन किया है। हाउ एवर इफ़ वी ईदर रिजेक्ट द ट्रू हाइपोथेसिस, लेकिन अगर हम ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें और एक्सेप्ट अ फॉल्स हाइपोथेसिस और फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, वी हैव मेड एन इनकरेक्ट डिसीजन, तो हमने इनकरेक्ट डिसीजन लिया है। These two types of errors are called type 1 error and type 2 error. अब ये जो दो गलत डिसीजंस आपके पास आए हैं, कौन से? पहला है कि यू रिजेक्ट द ट्रू हाइपोथेसिस, ये इनकरेक्ट डिसीजन है, ये एरर है, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, कि ट्रू हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, और फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, दिस इज योर टाइप 2 एरर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, रिजेक्शन ऑफ H0 व्हेन H0 इज ट्रू, कि आपका H0 सही था लेकिन H0 सही था लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, सैम्पल डाटा ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी या गलत साइड पे लीड किया, आपका H0 सही था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, सो यू आर मेकिंग टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या है? व्हेन H1 इज ट्रू एंड यू आर एक्सेप्टिंग H0, आपने H0 को एक्सेप्ट कर लिया जबकि H0 सही नहीं था, H1 सही था, ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू बट यू आर एक्सेप्टिंग H0. So in type 1 error you are rejecting H0 when H0 is true, and in type 2 error you are accepting H0 when it is false, ठीक है, when H1 is true. So the following table summarize, आपका ये टेबल यहाँ पे बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है, these are the decisions and these are the hypothesis, ठीक है। decisions क्या है? accept H0, reject H0, hypothesis क्या है? H0 is true and H0 is false, ठीक है। if H0 is true
and you are accepting H naught, then you are making a correct decision. But if H naught is false and you are accepting H naught गलत था और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, then you are making an incorrect decision and this is your type 2 error. So acceptance of H naught when H naught is false is type 2 error, and when H1 is true, ठीक है, H naught false है means H1 true है, आपने H naught को accept करी, this is type 2 error. Rejection of H naught is true but you are rejecting H naught, this is your incorrect decision, type 1 error. So जब आप H naught को reject करेंगे और आपका H naught सही था, आपके sample letter ने आपको reject करवा दिया H naught को, so you are making an incorrect decision and this is your type 1 error. ठीक है, फिर उसके बाद H naught is false and you are rejecting H naught. H naught गलत था और आपने उसको reject किया, you are making a correct decision. So these are the two correct decisions and these are two incorrect decisions. So acceptance of H naught when it is false is type 2 error, and rejection of H naught when it is true, it's type 1 error. So type 1 error की जो probability है हम उसको alpha के साथ, और जो type 2 error की probability है उसको हम beta के साथ represent करते हैं, ठीक है. सो ये दीज आर द रिप्रेजेंटेशन. अल्फा इज द टाइप 1 एरर एंड बीटा इज द टाइप 2 एरर. और अल्फा अब आप पिछले जो आपने एस्टिमेशन की थी उसके अंदर भी आपने अल्फा जो है क्रिटिकल रीजन में जो फॉल कर रहा था, दिस इज द सेम, ये टाइप 2 एरर, दिस इज फॉल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है. So in order for any test of hypothesis rule of decision to be good, there must be designed such that both alpha and beta are as small as possible because they are the error. हमने इस तरह से टेस्ट करना है, इस तरीके से रूल्स ऑफ डिसीजंस करने हैं, ठीक है, कि आपका जो डिज़ाइंड हाइपोथेसिस है वो इस तरह से हो कि अल्फा और बीटा दोनों स्मॉल हों. यानी ना ही हमें टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए और ना ही हम टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चाहिए. बट ये पॉसिबल नहीं होता अगर हम सैम्पल साइज़ को फिक्स रखें, ठीक है. लेकिन अगर हम अपना सैम्पल साइज बढ़ा दें, फॉर अ गिवन सैम्पल साइज एन अटेम्प्ट टू डिक्रीज वन टाइप ऑफ एरर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द अदर टाइप ऑफ एरर. वो कहते हैं कि अगर आप अपने सैम्पल साइज को नहीं बढ़ाते, आपने फिक्स रखा हुआ उसको, तो अगर मैं अल्फा को कम करूंगी तो बीटा बढ़ जाएगा, और अगर मैं बीटा को कम करूंगी तो अल्फा बढ़ जाएगा. यानी टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को कम करना चाहूँगी तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को कम करना चाहूँगी तो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है. द ओनली वे टू रिड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ एरर इज टू इंक्रीज द सैम्पल साइज. सो अगर आप चाहते हैं कि दोनों टाइप्स ऑफ एरर कम से कम हो तो आप अपने सैम्पल का साइज बढ़ा दें, ठीक है. जितनी ज़्यादा सैम्पल जो है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उतने ही एरर के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे. Another thing that is important, that your type 1 error is more serious error than the type 2 error. Type 1 error जो अल्फा है ये ज़्यादा serious error है as compared to the type 2 error. Type 2 error से ज़्यादा serious error है, ठीक है. कैसे सीरियस है, जैसे अब मैंने यहाँ पे कहा दिस इज टाइप 1 एरर एंड दिस इज सीरियस, यू आर रिजेक्टिंग H naught व्हेन H naught इज ट्रू, ठीक है. अब इसकी हम एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं कि जिस तरीके से आपने आप एक कोर्ट ट्रायल में जाते हैं, ठीक है. कोर्ट ट्रायल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक जज होता है और जज के सामने एक जो है वो आपका जो है पेश किया जाता है, कोई भी शख्स पेश किया जाता है किसी भी इल्ज़ाम में, ठीक है. तो और उसके सामने आपके जो है वो लॉयर्स होते हैं जो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं, ठीक है. अब जज ने क्या एज्यूम किया हुआ होता है कि जो पर्सन इस वक्त मेरे सामने है वो गिल्टी नहीं है, चाहे वो गिल्टी है या वो गिल्टी नहीं है, लेकिन जज क्या एज्यूम करता है दैट ही इज नॉट गिल्टी, ठीक है ना. इट्स क्योंकि H naught वो H naught है जो उसने एज्यूम किया हुआ है, वो क्या है H naught, दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी. अगर वो पहले ही एज्यूम करके बैठ जाए कि द पर्सन इज गिल्टी तो वो जजमेंट कैसे करेगा. गॉट माई पॉइंट. सो अब उसने एज्यूम क्या किया हुआ जज ने, द पर्सन इज नॉट गिल्टी. अब लॉयर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन या उसके पास जो भी है उसको सबूत के तौर पे पेश करेगा. अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाता है कि पर्सन गिल्टी नहीं है तो जज क्या करेगा, H naught को एक्सेप्ट कर लेगा. लेकिन अगर फेल हो जाएगा उसकी इनोसेंस को प्रूव करने में तो वो H naught को रिजेक्ट करके क्या कहेगा, द पर्सन इज गिल्टी. Got my point? So H naught is for the judge. H naught, the person is not guilty, and its alternative, the person is guilty or accused. Got my point? ठीक है. अब क्या हुआ, टाइप 1 एरर क्या है. अब यहाँ पे देखें, टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस. H naught सही था, लेट सपोज उसने क्या एज्यूम किया हुआ है, द पर्सन इज नॉट गिल्टी. जज एज्यूम द पर्सन इज नॉट गिल्टी. जज के लिए H naught, द पर्सन इज नॉट गिल्टी.
जो लॉयर था उसको साबित करने में कामयाब नहीं रहा, ठीक है, जो भी उसके पास प्रूफ्स थे वो उसको साबित नहीं कर पाया दैट द पर्सन इज़ नॉट गिल्टी, और जज ने क्या किया, जज ने रिजेक्ट कर दिया अपना H0, और जबकि H0 सही था, H0 सही था, उसने अपने H0 को रिजेक्ट कर दिया और H1 को एक्सेप्ट कर लिया। यानी पर्सन एक्चुअली में गिल्टी नहीं था, लेकिन उसने अपने H0 को रिजेक्ट किया, उसने कहा नहीं गिल्टी जो है वो ये है, और उसने अपने H1 को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखें क्या हुआ, दिस इज टाइप 1 एरर। उस जज से क्या हुआ, टाइप 1 एरर जो है वो हो गया उससे, और एक इनकरेक्ट डिसीजन हुआ, टाइप 1 एरर, एंड टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस। अब देखें क्या हुआ, वो पर्सन गिल्टी नहीं था, ही इज़ इनोसेंट, लेकिन उसे खामखा में सज़ा हो गई। दिस इज़ मोर सीरियस, ठीक है, दिस इज़ अ मोर सीरियस वन, ठीक है, बजाय इसके कि वो जो है आपका द पर्सन इज़, अगर ये वाला हम एरर करते कि H0 जो है वो आपका ये जो आपका टाइप 2 एरर है, एक्सेप्ट H0, वो H0 को एक्सेप्ट कर लेता, द पर्सन इज़ नॉट गिल्टी, जबकि H0 इज़ फॉल्स, जबकि H0 सही नहीं था, H1 सही था, वो गिल्टी था, लेकिन जज ने इनकरेक्ट डिसीजन दिया और उसने H0 को एक्सेप्ट कर लिया, द पर्सन इज़ नॉट गिल्टी। तो क्या हुआ, ठीक है, उसने जुर्म तो किया था, लेकिन एटलीस्ट उसकी जान नहीं गई। अगर यहाँ पे होता, लेट सपोज कोई ऐसा बड़ा केस होता तो उसको सज़ा भी हो सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी, दैट इज़ मोर सीरियस। लेकिन यहाँ पे जो है एटलीस्ट ये है कि उसकी जान नहीं गई, दैट इज़ नॉट मोर सीरियस, उसको सज़ा नहीं मिली, ठीक है। सो टाइप 2 एरर इज़ ऑलवेज लेस सीरियस देन टाइप 1, एंड टाइप 1 एरर इज़ मोर सीरियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इंडिकेट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखें, आप स्टेटमेंट देख के आपको पर्सन समझ आ जाएगी। एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, इनोसेंट पर्सन कोर्ट की तरफ से कन्विक्ट हो गया, सजा मिल गई। कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर, दैट इज मोर सीरियस, ठीक है। अ मजिस्ट्रेट एक्यूटेड अ थीफ ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट, एक मजिस्ट्रेट ने थीफ को, चोर को छोड़ दिया डाउट के बेनिफिट पे, तो थीफ का वर्ड यूज़ हुआ है ना, ठीक है, इसका मतलब वो चोर था, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से उसको छोड़ दिया गया, तो कौन सा एरर हुआ, टाइप 2 एरर, विच इज़ नॉट मोर सीरियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डिजर्विंग प्लेयर इज नॉट सिलेक्टेड इन द टीम, डिजर्विंग प्लेयर था लेकिन टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ, सो दिस इज मोर सीरियस ना, ठीक है। सो डिजर्विंग प्लेयर इज नॉट सिलेक्टेड इन द टीम, सो दिस इज योर टाइप 1 एरर, ठीक है। इफ द नॉन डिजर्विंग प्लेयर इज सिलेक्टेड इन द टीम, तो वो इतना सीरियस ना होता जितना ये सीरियस है कि डिजर्विंग प्लेयर इज नॉट सिलेक्टेड इन द टीम। अ फेलिंग स्टूडेंट इज पास बाय एन एग्जामिनर, फेलिंग स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनर की तरफ से पास हो गया, दिस इज नॉट मोर सीरियस, दिस इज टाइप 2 एरर। बट इफ द passing student is failed by an examiner, then this is the serious error, so this is that will be the type 1 error, but here this is type 2 error. So I hope so कि type 1 और type 2 errors आपको समझ आ गए होंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि what is type 1 error, what is type 2 error, the difference between type 1 and type 2 error आपके लास्ट में भी एग्जाम्पल दी हुई होगी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी डेफिनेशन होगी, तो कुछ पॉइंट्स आपने लिखना है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है।